नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है जहां खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते आए हैं। कोरोना काल की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी किसानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और लगातार वो खेतों में बने रहे ताकि भोजन हमारे घरों तक पहुंचता रहे। यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र ने इस समय भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे हरी खाद के लाभ के बारे में। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब महिला किसान से जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट से लाभ कमाया और अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। और बात करेंगे ई-नैम के लाभ के बारे में, कैसे ई-नैम से हमारे किसान जुड़ सकते हैं और अपनी उपज का सही भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आधुनिक तकनीक के बारे में आपको जानकारी देते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कृषि कार्यों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आज है विज्ञान और किसान में। हर किसान का यही सपना होता है कि उनकी लहलहाती हुई फसल हो और अच्छी उपज प्राप्त हो। इसीलिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उर्वरकों से जहां एक तरफ पोषक तत्वों की पूर्ति तो हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जी हां, उस पर किसी तरह का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और लंबे समय के बाद मिट्टी की गुणवत्ता लगातार घटती जाती है। ऐसे में इसका जवाब है हरी खाद। जी हां, हरी खाद का इस्तेमाल कर हमारे किसान मिट्टी की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जीवाणुओं की मात्रा और उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा जीवांश होंगे, मिट्टी उतनी ही जीवित और सक्रिय कहलाएगी। बल्कि बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। जीवांशों का आहार मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यही वजह है कि मिट्टी की क्रियाओं को गोबर की खाद या फिर जीवाणु खाद जैसे कार्बनिक खादों से ही स्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है। कार्बनिक खाद में भी हरी खाद प्रमुख है। जब हम बिना सड़े गले हरे पौधों को या उनके हिस्सों को मिट्टी में मिलाते हैं तो वो खाद का काम करती है। हरी खाद के रूप में खासतौर से दलहनी फसलों को उगाकर मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। कई किसान दलहन की जगह ढैंचे का भी इस्तेमाल करते हैं। हरी खाद को मिलाने का समय बुआई के 8 हफ्ते के अंदर आ जाता है। यही वो समय है जब पौधा पूरी तरह बढ़ चुका होता है, लेकिन तना और जड़ अभी तक मुलायम ही रहते हैं, कड़े नहीं होते। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हरी खाद की फसल को उगाने और मुख्य फसल को बोने के बीच कम से कम 2 महीनों का अंतर होना चाहिए। वैसे कई बार मौसम या हरी खाद के पौधों की स्थिति की वजह से बुआई का समय आगे पीछे हो जाता है। हरी खाद से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसके अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किसान इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ही रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि हरी खाद रासायनिक उर्वरक का भी काम करती है और मिट्टी की संरचना को भी दुरुस्त करती है। संरचना के दुरुस्त होने से फसलों में मृदा जनित रोगों की भी रोकथाम हो जाती है। हरी खाद मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्वों को बहने से भी रोकती है और अम्लीय मृदा में फास्फोरस के स्थिरीकरण को कम करती है। बल्कि धान की फसल में हरी खाद के उपयोग से फास्फोरस और पोटाश की उपलब्धता में 10 से 12% की बढ़ोतरी होती है। हरी खाद से 1 हेक्टेयर में औसतन 50 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो भी आपने देखा कि कैसे हरी खाद का इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं और मिट्टी की सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं। कहते भी हैं स्वस्थ धरा तो खेत हरा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें आज हम जानकारी देंगे कि कैसे इस समय हमारे किसान दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। क्या है विशेषज्ञों की राय, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर में। जुलाई माह मूंग, उड़द तथा लोबिया फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है। प्रथम सप्ताह में मानसून की वर्षा के बाद बुआई का कार्य शुरू करें। सबसे पहले खेत में जल निकास की व्यवस्था करके जुताई कार्य कर ले। 2 जुताई के बाद मिट्टी में सुहागा लगाए और घास फूस निकालने का कार्य करे। मूंग व उड़द के लिए 6 से 7 किलोग्राम तथा लोबिया के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ले।
बुआई से पहले बीज को कैप्टॉन या थिरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बीजोपचार के साथ राइजोबियम कल्चर से भी अवश्य उपचारित करें। बीज उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाएं और 24 घंटे बाद ही खेत में बोएं। अधिक पौधे उगाने पर विरला करें तथा 4 इंच का अंतर रखें। मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र में मूंग की फसल में अलग से खाद न डालें। खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के 3 सप्ताह बाद निराई गुराई का कार्य करें। फसल में समय समय पर कीट रोग की निगरानी और प्रबंधन का कार्य भी करते रहें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। कृषि में बढ़ते रसायन के इस्तेमाल से जहां एक तरफ हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वहीं पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसीलिए आज के समय में किसानों को ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है। और अगर जैविक खेती की बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बागपत की दर्शना शर्मा से, जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट को अपनाया और अन्य किसानों को भी इसकी तरफ प्रेरित किया। किस तरीके से इन्होंने इसे अपनाकर लाभ कमाया और कैसे वो मिसाल बनी, आइए जानते हैं। दर्शना शर्मा एक प्रगतिशील मानसिकता की और ऊर्जावान महिला हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में 15 महिला किसानों के समूह की मदद से ओंकार महिला नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। दर्शना शर्मा ने शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन 1 एकड़ से किया था। वर्तमान में वो 3 एकड़ जमीन में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रही हैं। बाजार में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर दर्शना शर्मा सालाना 20 लाख रुपए कमा लेती हैं, जिसके उत्पादन में इन्हें मात्र 8 लाख रुपए की लागत लगती है। इनकी समूह की महिलाएं भी वर्मी कंपोस्ट को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं।
दर्शना शर्मा अपने गांव के सभी किसानों की मदद करती हैं और उन्हें कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियों से अवगत भी कराती हैं। उनके मार्गदर्शन में लगभग 12 गांवों में करीब 35 इकाइयां चल रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ सफलतापूर्वक उनकी आजीविका चलाना भी है। दर्शना शर्मा द्वारा उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की मांग देश के कोने कोने से होती है, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में होने वाली फूलों की खेती के लिए इनकी मांग सबसे ज्यादा होती है। इनके व्यापार मॉडल को समझने के लिए बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम नगर, मेरठ और आसपास के कई शहरों के किसान दर्शना शर्मा की उत्पादन इकाई का दौरा करने और प्रशिक्षण लेने आते हैं। अब तक इनकी इकाई द्वारा लगभग 600 किसानों को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग ने इनके गुणों को अन्य किसानों से साझा कराने के लिए कई किसान मेले और गोष्ठियों का आयोजन भी किया है, जिसके माध्यम से सभी किसान लाभान्वित हो सके। राज्य सरकार द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वैज्ञानों की बात किसान के साथ में दर्शना शर्मा अन्य महिला वक्ताओं में से एक थी, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री ने की। इस कार्यक्रम में दर्शना शर्मा ने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और अन्य किसानों को जैविक खेती से जुड़ने और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हुए लाभों के बारे में भी जानकारियां दी। वर्मी कंपोस्ट के भरपूर उत्पादन के लिए दर्शना शर्मा को राज्य स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में इन्हें क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2003 में इन्हें कृषि विभाग द्वारा डॉक्टर चौधरी चरण सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा 2013 में इन्हें उत्तर प्रदेश महिला मंच से भी नवाजा गया है। खेती बाड़ी से जुड़ी दर्शना शर्मा ने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही खेती में वर्मी कंपोस्ट का महत्व भी समझाया। कड़ी मेहनत और परिश्रम से वो प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी। इनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए सरकार और कृषि विभाग ने इनकी सराहना की है। वाकई में कहा जा सकता है कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और हर तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दर्शना शर्मा ने भी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की हलचलों के बारे में। हमारी सरकार किसानों और कृषि के क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। कैसे इससे कृषि जगत को और गति प्राप्त होगी और किसानों की राह सुगम होगी, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर
ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों ने इसने कई आयाम स्थापित किए हैं। किसानों के जीवन को और बेहतर किया है और साथ ही उन्हें उपज का बेहतर दाम भी मिल पाया है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ई-नैम से हमारे किसानों के जीवन में बदलाव आए हैं और कैसे इससे किसानों को लाभ हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित ऑनलाइन कृषि व्यापार पोर्टल है। आज से 5 साल पहले यानी 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने ई-नाम की शुरुआत की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री की अनुमति थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 150 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं और पंजीकृत किसानों की संख्या 1,70,00,000 को पार कर गई है। इसी तरह 1,63,000 व्यापारी और 90,980 कमीशन एजेंट भी ई-नाम पर मौजूद हैं। आप चाहें तो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर भी ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1,841 FPO ई-नाम में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में 4,31,000 टन फसलों का व्यापार ई-नाम के माध्यम से हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,30,753 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो ई-नाम का पहले 5 साल का सफर कामयाब रहा है। ई-नाम परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की मंशा मुख्य रूप से यही थी कि एक तो कृषि के क्षेत्र में खरीद और बिक्री की दृष्टि से जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके वो हमें करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और कृषि उपज का किसान को वाजिब दाम मिल सके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ और आज लगभग 1000 ई-नाम मंडियों के माध्यम से व्यापार संपन्न हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं और 1.30 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय इस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक भी है। 1000 करोड़ से अधिक का डिजिटल भुगतान हुआ, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। इन सब स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ
भारत सरकार का, तो ई-नाम मंडियां जो अभी तक 1000 हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 1000 और जोड़ दी जाए तो कुल मिला के 2000 मंडियां हो जाए, तो इससे इस कामकाज को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार और 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने का इरादा रखती है। किसानों के लिए ई नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत एक ही राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहा है वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। ये जो IMD जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो सारे डाटाबेस में है वेदर का डाटा, जो उनके वेदर स्टेशंस हर जगह पे है, वेदर स्टेशंस को जो हमारे जो मंडी के साथ मैपिंग किया गया है IMD के कोऑपरेशंस में, ताकि जो वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है वेदर स्टेशंस को इन्वॉल्व करके एकदम लाइव, तो वो हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मंडी के साथ लिंक है, ताकि वो मंडी में जो वेदर है, मंडी एरिया का जो वेदर स्टेशंस जो लिंक है, वेदर जो दिखा रहा है वो सीधा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो क्लाउडी कंडीशंस वगैरह सारे वो दिखा देंगे, ताकि ये अच्छा ये है। आगे भी हम नौकास्ट जोड़ने वाले हैं, अभी चल रहा है, ताकि जो थंडरस्टॉर्म वगैरह भी है ये भी इसमें आ जाएगा, जो सडन बारिश और थंडरस्टॉर्म वगैरह, ताकि वो इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मंडी एरिया में हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं, तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। जहाँ पे किसान रथ की बात है, किसान रथ तो काफ़ी यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे किसान भी स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उन स्टेट्स में भी काफ़ी प्रगति है। इनफैक्ट मंडी में भी अच्छा व्यापार हो रहा है और किसान भाई वहाँ पे भी जुड़े हैं मंडी में, और ई ट्रेडिंग भी अच्छा हो रहा है, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल उपाय है जो बाजार को जोड़ने के लिए। किसान रथ को भी ई नाम से जोड़ा गया है। ई नाम ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और व्यापारी एक साथ मौजूद रहते हैं। किसान को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको ई नाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, आज के दौर में हमारे किसान स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग ऐप से जानकारियां हासिल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं ई नैम मोबाइल ऐप के बारे में। क्या विशेष है इसमें और किस तरह की जानकारी हमारे किसान इससे हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, ये ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ENAM पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं।
इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। डालते हैं नजर। संबल यानी सहयोग, सहयोग से बढ़ेगा उद्योग। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता। मार्केटिंग संबंधी ट्रेनिंग के लिए योजना के अंतर्गत पूरा वित्त उपलब्ध करवाया जाएगा। साझा पैकेजिंग में भाग लेने के लिए मानकीकरण सहित साझा ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिटेल चेन और राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ मार्केटिंग तालमेल। अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। आप हमसे YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, बस इस QR कोड को आप स्कैन करें। आज के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आप हमारा ईमेल ID नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। अभी लेंगे इजाजत। कृषि दर्शन के नए एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे